Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सबका इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद PN लोधा। साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण टेस्ट आज हम हल करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण, पूर्णतः RBSC की पुस्तक से ये टेस्ट बनाया गया है और जैसा कल ही कह दिया था कि पूरे के पूरे 30 प्रश्नों का टेस्ट लाऊंगा। पूरे 30 क्वेश्चन है, जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसी प्रकार से क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो यहाँ पे 25 करने का टारगेट आपका आज होना चाहिए और यकीन मानिए अगर आप आज भी 25 सही कर देते हो तो आपकी तैयारी 31,000 के 3100 में भी आपकी सिलेक्शन के लायक तैयारी है साथियों। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन देखेंगे, दोनों लेवल के लिए समान रूप से उपयोगी। वर्ण व उच्चारण स्थान से संबंधित कौन सा विकल्प गलत है? ध न ल से दांत, ए आई कंठ मूर्धा, ओ औ कंठ ओष्ठ, जे झे ये शे तालु। तो यहाँ पर जो वर्ण दे रखे हैं और जो उच्चारण स्थान दे रखा है, तो यहाँ पर जो गलत विकल्प है उसका चयन आपको करना है। तो साथियों देखिए, त वर्ग के अंतर्गत आता है द धनुष का और न नल का। बाकी ल और स इनका उच्चारण स्थान भी दांत से ही होता है। ए आई ओ औ, और यहाँ पर देखिए ओ औ का ओ दो तो कंठोष्ठ, यहाँ पर कंठोरोष्ठ से होता है। इचु यशनाम तालु, चे वर्ग में ही जे आता है, जे आता है। ये और से साथ में जुड़े होते हैं जिनका उच्चारण स्थान तालु होता है। लेकिन ए दे तो कंठ तालु होता है, न कि कंठ मुर्दा। मतलब ए आई का उच्चारण स्थान कंठ तालु से है, कंठ मुर्दा से नहीं है। मतलब ये विकल्प क्या है, फिर गलत है। तो यही आपका राइट आंसर रहेगा प्रश्न 1 में। प्रश्न नंबर 2 पे आते हैं साथियों। दूसरा क्वेश्चन है आपके, निम्न में से कौन से विकल्प में भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है? देखिए, मतलब सभी शब्द, सॉरी यहाँ पर सभी लिखना भूल गया मैं। निम्न में से कौन से विकल्प में सभी भाववाचक संज्ञा के उदाहरण नहीं है? सेवा, शैशव, गौरव, व्यक्तित्व, बुढ़ापा, सर्वस्व, गर्मी, पतन, निर्बलता, जमाव, गाना और हार। तो यहाँ पर सभी शब्द जो आपको भाववाचक संज्ञा के नहीं लग रहे हैं, मतलब कोई सा भी एक शब्द आपको ऐसा लगता है कि यार ये भाववाचक का नहीं है, तो वही आपका राइट आंसर होगा। तो साथियों, जो सेवा शब्द है, जो शैशव शब्द है, जो गौरव शब्द है, ये तीनों भाववाचक संज्ञा के हैं। व्यक्तित्व, बुढ़ापा, सर्वस्व तीनों भाववाचक के हैं। गर्मी, पतन, निर्बलता तीनों ही भाववाचक के हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए जो चौथा विकल्प है, इसमें जमाव और हार, हारना से हार बनता है शब्द, ठीक है। हार भाववाचक है और हारना यहाँ पर भाववाचक नहीं रहेगा। जो जमाव शब्द है ये भी भाववाचक है, लेकिन साथियों ये जो गाना शब्द है ये भाववाचक नहीं है, क्योंकि गाना तो क्या है, एक क्रिया है। क्या है? क्रिया है। गाना से अगर शब्द होता गान, तो यहाँ पर वो भाववाचक बन जाता। इसलिए यहाँ पर जो चौथा विकल्प है इसमें सभी शब्द भाववाचक संज्ञा के नहीं है। दूसरे क्वेश्चन में आपका चौथा विकल्प सही रहेगा। प्रश्न नंबर 3 पे आते हैं, लिंग परिवर्तन शुद्ध हुआ है। नेता का नेती, नदी का नदियाँ, नाई का नाइन, लड़का का लड़के। तो साथियों देखिए, ये जो लिंग परिवर्तन की बात की जा रही है स्त्रीलिंग पुल्लिंग से संबंधित, तो नेता का नेती नहीं होता है बल्कि नेत्री होता है। क्या होता है? नेत्री होता है। तो फिर ये क्या हो गया? गलत। नदी तो स्त्रीलिंग है, अब यहाँ पर नदी का थोड़ी पुल्लिंग बनेगा, नदी का तो बहुवचन बन रहा है, ये लिंग परिवर्तन थोड़ी हो रहा है। फिर लड़का का तो लड़की होता है, लिंग परिवर्तन, लड़के तो बहुवचन है। मतलब ये दूसरा और चौथा विकल्प बहुवचन है। लेकिन ये जो नाई शब्द है ये एक पुल्लिंग शब्द है और इसका स्त्रीलिंग होता है नाइन। मतलब ये बिल्कुल शुद्ध है लिंग परिवर्तन की दृष्टि से। थर्ड विकल्प सही है प्रश्न संख्या 3 में। नेक्स्ट बात करेंगे प्रश्न नंबर 4 की, संधि की दृष्टि से अशुद्ध युग्म को चुनिए। महा प्लस ऋषि महर्षि, वन प्लस औषध वनौषध, उत प्लस झटिका उज्झटिका, अधः प्लस गामी अधोगामी। तो साथियों देखिए, संधि की दृष्टि से अशुद्ध युग्म को आपको चुनना है। मतलब जो अशुद्ध है, जो आपको लगता है कि यार ये संधि की दृष्टि से गलत है, इसमें सही प्रयोग नहीं हुआ है, कहीं ना कहीं कमी आपको दिख रही है, तो उस विकल्प को चुनना है। बात करेंगे महा प्लस ऋषि की, तो महा प्लस ऋषि महर्षि शब्द होता है, बिल्कुल गुण संधि का नियम इसमें कारगर हो रहा है। अधः प्लस गामी अधोगामी ही होता है, विसर्ग संधि इसमें हो रही है। उत प्लस झटिका उज्झटिका होता है, व्यंजन संधि इसमें हो रही है। लेकिन साथियों ये देखिए, चौथा तीसरा पहला तो सही है,
ये जो दूसरा विकल्प है वन प्लस औषध, इसमें जो औषध शब्द यहाँ पर लिखा हुआ है, इस औषध में जब हम औषध को लिखते हैं तो बड़ा ओ लगता है, ठीक है, ये औषध में बड़ा ओ आता है और यहाँ पर कैसा है, छोटा है, तो ये फिर गलत हो गया। वनौषध वन प्लस औषध बनेगा, लेकिन यहाँ पर औषध गलत लिखा हुआ है। दूसरा विकल्प आपके प्रश्न 4 में सही है। नेक्स्ट बात करेंगे प्रश्न नंबर 5 की। तो 5वां क्वेश्चन है आपके, निम्न में से किस विकल्प में संधि व समास दोनों नहीं हुए हैं? पहला देखिएगा लंबोदर, दूसरा देखिएगा दिगंबर, तीसरा देखिएगा बाढ़ पीड़ित और चौथा देखिएगा बालामृत। तो ये जो 4 विकल्प है इसमें आपको एक विकल्प ऐसा लगेगा जिसमें संधि और समास दोनों नहीं हो रहे, मतलब 3 विकल्प में तो संधि भी है और समास भी है। देखिए अगर हम बात करें लंबोदर, तो लंबोदर लंबा है जिसका उधर, लंबा प्लस उधर, यहाँ पर लंबा है जिसका उधर, यहाँ गणेश जी अर्थ निकलता है, तो इसमें संधि भी है और समास भी है। दिगंबर, दिगंबर का अगर संधि विच्छेद करें तो ये होगा दिक प्लस अंबर, दिगंबर, तो साथियों दिगंबर में संधि भी है, समास भी है। बालामृत, बाल प्लस अमृत, यहाँ पर बालामृत बन जाता है, संधि भी है, समास भी है, बालकों के लिए अमृत। मतलब यहाँ पहला दूसरा चौथा विकल्प जो है इसमें संधि और समास दोनों ही हैं, किंतु बाढ़ पीड़ित, बाढ़ से पीड़ित हुआ, अब यहाँ पर इसमें संधि नहीं हो रही है साथियों, इसलिए ये जो तीसरा विकल्प है इसमें संधि और समास दोनों नहीं है, अतः ये वाला विकल्प आपका सही है प्रश्न संख्या 5 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 पे आते हैं। तो 6वां क्वेश्चन है आपके, निम्न में से असत्य कथन का चुनाव कीजिए। उपसर्ग को शब्दांश कहा जाता है। उपसर्ग में मूल शब्द सर्ग है जिसका अर्थ होता है निर्माण करना। उपसर्ग शब्दों के अंश है जबकि प्रत्यय मूल शब्द है। संस्कृत व्याकरण ग्रंथों में उद उपसर्ग है जबकि हिंदी में उत उपसर्ग का प्रयोग भी होता है। तो यहाँ पर देखिए असत्य कथन देखना है आपको, उपसर्ग से संबंधित ये सभी कथन कहे गए हैं, तो यहाँ देखिएगा असत्य कथन का चुनाव करना है साथियों। बताइए इसमें सही आंसर कौन सा रहेगा? तो इसमें जो राइट आंसर है मित्रों वो रहेगा आपका यहाँ पर तीसरा विकल्प। क्यों? क्योंकि पहला विकल्प है उपसर्ग को शब्दांश कहा जाता है, शब्दों के अंश होते हैं ये, ठीक है। उपसर्ग में मूल शब्द सर्ग है जिसका अर्थ निर्माण करना या जोड़ना होता है, ये भी बिल्कुल सही है। अब यहाँ तीसरा विकल्प क्या कह रहा है, उपसर्ग शब्दों के अंश है, बिल्कुल सही बात है, जबकि प्रत्यय मूल शब्द, प्रत्यय मूल शब्द नहीं, प्रत्यय भी शब्दों के ही अंश होते हैं साथियों। तो यहाँ पर मूल शब्द ये गलत हो गया, तो ये राइट आपका ऑप्शन सही रहेगा तीसरे क्वेश्चन, तीसरा विकल्प 6ठे क्वेश्चन में। बाकी जो चौथा है संस्कृत व्याकरण के जो ग्रंथ होते हैं उसमें उद उपसर्ग होता है। आरबीएससी की किताबों में जब आप देखोगे, पुरानी हो या नई वाली, दोनों में उद और उत एक साथ दे रखा होता है, उद और उत दोनों ओब्लिक करके दे रखे होते हैं, क्योंकि संस्कृत के व्याकरणिक ग्रंथों में उद होता है और हिंदी में उत उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ ये कथन भी सही है और आपको क्या करना था, असत्य कथन का चुनाव। तीसरा विकल्प सही है 6ठे क्वेश्चन में। बात करेंगे प्रश्न नंबर 7 की। तो साथियों प्रश्न नंबर 7 पे हम आ चुके हैं। किस विकल्प में अशुद्ध प्रत्यय युक्त युग्म है? धन प्लस एक धानिक, धर्म प्लस एक धार्मिक, मर्म प्लस एक मार्मिक, परिश्रम प्लस एक पारिश्रमिक। तो साथियों यहाँ पर देखिए अशुद्ध आपको देखना है कि भाई ये अशुद्ध बन रहा है यार। वैसे इसमें सही आंसर बताना है आपको 7वें क्वेश्चन में, तैयारी अच्छे से होना ही चाहिए। लोग कह रहे हैं कि भाई 26 सितंबर को आपका एग्ज़ाम नहीं होगा, वो आपको भ्रमित करने का कार्य कर रहे हैं। मैंने कल भी आपसे बोल दिया था। तो साथियों बिल्कुल रेगुलर तैयारी कीजिएगा, अगर सेलेक्ट होना है तो 3 महीने आपके पास बच रहे हैं, यूँ मान के चलो आप। देखिए परिश्रम प्लस एक पारिश्रमिक ही होता है, मर्म प्लस एक मार्मिक ही होता है, धर्म प्लस एक धार्मिक ही होता है, लेकिन धन प्लस एक धानिक नहीं होता है, बल्कि धन में एक प्रत्यय लगने पर भी धानिक न होकर शब्द धनिक ही शुद्ध होता है साथियों। तो यहाँ आपका प्रथम विकल्प सही है प्रश्न संख्या 7 में। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न संख्या 8 पर। 8वां क्वेश्चन है आपके, निम्न में से किसमें अ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? अनुज, अनुगामी, अटल और अनपढ़। तो ये जो 4 विकल्प है इनमें 3 विकल्पों में अ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है और एक में अ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो साथियों उसी विकल्प का आपको चयन करना है। देखिए अनुगामी जो शब्द है इसमें अनुपसर्ग है, अनपढ़ जो शब्द है इसमें अनुपसर्ग है, अनुज या अटल दोनों में से एक विकल्प आपका सही रहेगा। तो बताइएगा इसका सही आंसर कि अ उपसर्ग का प्रयोग अनुज में है या अटल में है। देखिए साथियों अनुज में अ उपसर्ग नहीं है,
बल्कि अटल में है, ए प्लस टल, ठीक है, टल, ए प्लस टल मूल शब्द है और ए उपसर्ग इसमें है। थर्ड विकल्प आपके प्रश्न 8 में सही है। नेक्स्ट बात करेंगे प्रश्न संख्या 9 की। तो 9वां क्वेश्चन आपके आता है, शगुन मेरी सहेली है, वाक्य के अर्थ के आधार पर है। इच्छावाचक वाक्य, संकेतार्थक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, विधानवाचक वाक्य। साथियों यहाँ पर शगुन मेरी सहेली है, देखिएगा आज्ञा तो दी नहीं जा रही है यहाँ पर। संकेतार्थक वाक्य में क्या होता है, एक वाक्य दूसरे के ऊपर आश्रित होता है, अर्थात समस्त मिश्र वाक्य संकेतार्थक होते हैं, तो ये भी गलत हो गया। इच्छावाचक में कुछ इच्छाएं प्रकट की जाती है, आशीर्वाद का भाव होता है, तो मेरी सहेली है, इसमें आशीर्वाद तो लग नहीं रहा है, अर्थात ये एक विधानवाचक वाक्य है। चौथा विकल्प आपके प्रश्न 9 में सही है। नेक्स्ट बात करेंगे प्रश्न संख्या 10 की। तो साथियों 10वां क्वेश्चन, यदि दिन भर खेलोगे तो कब पढ़ोगे, वाक्य रचना की दृष्टि से है। संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य और उपयुक्त सभी। तो मैंने एक आपको पहचान बता रखी है कि मिश्र वाक्य आपको यदि पहचानना है तो वहाँ पर अगर की से जुड़ा है तो वो फिर संज्ञा आश्रित रहेगा, तो यहाँ पर नहीं जुड़ा है, की का लोप भी हो जाता है। अब यहाँ पर ये संज्ञा नहीं है। अब अगर यदि दिन भर खेलोगे तो कब पढ़ोगे, यहाँ पर या तो ये विशेषण उपवाक्य है या क्रिया विशेषण उपवाक्य है, बताइए कौन सा रहेगा साथियों। तो इसका जो सही आंसर है साथियों, क्रिया विशेषण उपवाक्य है। क्यों, देखो जो विशेषण उपवाक्य है इसकी सबसे मुख्य पहचान होती है जो, जिसे, जिससे, जिसको, जिसमें, ऐसे शब्दों से वाक्य चालू होता है और एक वाक्य दूसरे के ऊपर आश्रित हो तो वहाँ पर विशेषण होता है। और यदि, तो, जैसा, तैसा, ऐसा जो शब्द है तो वो क्रिया विशेषण में आ जाते हैं। थर्ड विकल्प आपका सही है 10वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट बात करेंगे प्रश्न नंबर 11 की। तो साथियों 11वां क्वेश्चन है, तो साथियों प्रश्न नंबर 11 है, शफरी किसका पर्याय है, मछली का, नदी का, किरण का और गंगा का। देखिएगा जो शफरी शब्द है आपको बताना है, थोड़ा सा टाइम दे देता हूँ, ज़रा सोच लीजिए। नदी का और गंगा का नहीं है, ना ही ये किरण का है साथियों, ये एक मछली का पर्याय है, ठीक है। शफरी शब्द किसका पर्याय है, मछली का। विकल्प नंबर 1 सही है प्रश्न नंबर 11 में। नेक्स्ट बात करेंगे प्रश्न 12 की। तो 12वां क्वेश्चन आपके आता है, अशुद्ध विलोम युग्म है, ज्येष्ठ का कनिष्ठ, उपसर्ग का प्रत्यय, ऐतिहासिक का अनैतिहासिक और प्रत्यक्ष का परोक्ष। तो यहाँ पर सोच समझकर आंसर दीजिएगा, जल्दबाजी मत करना, ठीक है। पूर्व ज्ञान जो है उसके आधार पर, और अगर पता नहीं है तो आज कुछ नया सीख करके जाइएगा यहाँ से। देखिएगा ज्येष्ठ का कनिष्ठ ही होता है, ठीक है। ऐतिहासिक का अनैतिहासिक हो जाता है और प्रत्यक्ष का परोक्ष हो जाता है। प्रत्यक्ष मतलब सामने और परोक्ष मतलब आंखों से परे, ठीक है। अब यहाँ पे उपसर्ग का विलोम हम प्रत्यय कर देते हैं, लेकिन साथियों उपसर्ग का विलोम प्रत्यय न होकर परसर्ग होता है। क्या होता है, परसर्ग होता है, और इसको अपसर्ग के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अपसर्ग भी होता है, परसर्ग भी होता है, लेकिन प्रत्यय नहीं होता है। तो यहाँ आपका जो सेकंड विकल्प है प्रश्न नंबर 12 में वो सही है। तो मित्रों आते हैं प्रश्न नंबर 13 पर। 13वां क्वेश्चन आपके आता है, मांस न खाने वाले को कहा जाता है, शाकाहारी, मांसाहारी, निरामिष और उपयुक्त सभी। देखिए 13वें क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा उसको आपको बताना है। तो बताइए इसका आंसर क्या रहेगा साथियों, प्रश्न नंबर 13 का। देखिए जो शाकाहारी होता है वो शुद्ध भोजन करता है, जैसे साग सब्जी खाने वाला होता है उसको शाकाहारी कहते हैं। मांसाहारी को मांस खाने वाला कहते हैं, जबकि मांस न खाने वाले को कहा जाता है निरामिष। क्या कहा जाता है साथियों, निरामिष कहा जाता है। थर्ड विकल्प आपके 13वें क्वेश्चन में सही है। आगे बात करेंगे प्रश्न नंबर 14 की। तो 14वां क्वेश्चन है आपके, विराम चिन्ह को ध्यान में रखते हुए विस्मय सूचक चिन्ह में आश्चर्य का बोध हुआ है। पहला विकल्प, वाह कितना सुंदर पक्षी है। दूसरा विकल्प, अरे तुम आ गए। तीसरा विकल्प है, ओह तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ। और इनमें से सभी। देखिएगा ये क्वेश्चन इतना लॉजिकल क्वेश्चन है क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपके नए पैटर्न पर बनने वाले हैं। तो पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि जो नए पैटर्न पर आपके क्वेश्चन बने ऐसे ही क्वेश्चन आपके लिए लेकर आऊँ।
साथियों इसमें जो सही आंसर है वो रहेगा दूसरा विकल्प। क्यों? देखिए प्रश्न पूछ रहा है विराम चिन्ह को ध्यान में रखते हुए विस्मय सूचक चिन्ह में, मतलब विस्मय सूचक तो रहेगा लेकिन आश्चर्य का बोध होता है। तो देखिएगा वाह कितना सुंदर पक्षी है, इसमें आश्चर्य का बोध हो रहा है, सॉरी यहाँ पर देखिएगा वाह कितना सुंदर पक्षी है, इसमें हमें खुशी का अनुभव हो रहा है। किसका अनुभव हो रहा है? खुशी का। दूसरा विकल्प अरे तुम आ गए, तो यहाँ पर ये आश्चर्य का बोध हो रहा है कि भाई अरे तुम आ गए, ये आश्चर्य है। ओह तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ, ये यहाँ पर दुख का बोध हो रहा है। किसका? दुख का। तो यहाँ पर साथियों ओनली दूसरा ही विकल्प सही रहेगा प्रश्न नंबर 14 में। नेक्स्ट बात करेंगे प्रश्न नंबर 15 की। 15वां क्वेश्चन आपके आता है अशुद्ध शब्द को चुनिए, जय माता, प्रज्वलित, पुरस्कार और योगीवर। तो साथियों यहाँ पर देखिएगा अशुद्ध शब्द इनमें से कौन सा है। बात करें योगी वर की तो शुद्ध शब्द है, जबकि हम योगी को लिखते हैं तो योगी में बड़ी ई की मात्रा आ जाती है, लेकिन वर पीछे लगाते हैं तो ये बड़ी ई की मात्रा छोटी ई में बदल जाती है। प्रज्वलित सही है, अपन जब इसको अशुद्ध लिखते हैं तो प्रज्वलित लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? प्रज्वलित। ठीक है, डबल जे लगा दिया जाता है। पुरस्कार बिल्कुल शुद्ध है और अपन इसको क्या लिख देते हैं? पुरस्कार। तो पुरस्कार नहीं होता है साथियों, पुरस्कार होता है। जय माता यहाँ पर ये एक अशुद्ध शब्द है, अतः यही आपका सही आंसर है 15वें क्वेश्चन में प्रथम विकल्प, क्योंकि जय माता नहीं होता है, शुद्ध शब्द होता है जामाता। क्या होता है? जामाता। और मैं आपको लेकिन वापस बता दूं, अगर आप इसमें प्रश्न नंबर 14 में सोच रहे हो कि इनमें से सभी है, तो साथियों यहाँ पर आश्चर्य का बोध की बात की जा रही है। इसमें खुशी है, इसमें यहाँ दुख है और इसमें आश्चर्य है। अतः यहाँ पर आप चाहो तो रचना प्रबोध की जो बुक है उसमें देख सकते हो। ओनली दूसरा ही विकल्प यहाँ सही है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। प्रश्न नंबर 16 पे आते हैं। 16वां क्वेश्चन है कतर ब्योत करना मुहावरे का अर्थ है गुस्सा गायब होना, दरिद्र होना, गलत शिक्षा देना और काट छाट करना। देखिए कतर ब्योत करना ये जो एक मुहावरा है, इसका जो अर्थ होता है वो रहेगा काट छाट करना। क्या होता है? काट छाट जब करते हैं तो उसको ही कहा जाता है कतर ब्योत करना। विकल्प नंबर आपका 4 सही है प्रश्न नंबर 16 में। आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 17 की ओर। तो प्रश्न नंबर 17 है राजस्थानी शब्द जेली का अर्थ है। जेली का नाम सुना होगा आपने, अगर नहीं सुना है तो याद रखिए। पहला विकल्प घर के दरवाजे के स्थान को जेली कहते हैं, लकड़ी का सिंगदार उपकरण है जिसको जेली कहते हैं, गेहूं का या जौ का जो चारा है उसको जेली कहते हैं, या खेत से खरपतवार हटाने को जेली कहते हैं। तो साथियों ये जो जेली शब्द है ये होता है लकड़ी का सिंगदार उपकरण, जिसको कि जो फसल होती है उस फसल को एक तरह से फसल को निकालने के लिए या अन्य किसी उपयोग में लिया जाता है, वो होता है जेली। विकल्प नंबर आपका 2 इसमें बिल्कुल सही है प्रश्न संख्या 17 में। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 18 की ओर। तो 18वें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है निम्न में से कौन मौन पठन का प्रकार नहीं है? सस्वर पठन, मौन पठन, अर्थ पठन और द्रुत पठन। तो साथियों मौन पठन के बारे में बात करें तो अर्थ यहाँ पर देखिए मौन पठन का प्रकार नहीं है। अर्थ पठन मौन पठन होता है, मौन पठन होता है, द्रुत पठन होता है, लेकिन सस्वर पठन, सस्वर मतलब स्वर सहित किया गया पठन, तो जिसमें स्वर सहित पठन करेंगे फिर वो मौन पठन कैसे रहेगा? नहीं रहेगा वो बिल्कुल भी। इसलिए आपका विकल्प नंबर 1 सही है प्रश्न संख्या 18 में। नेक्स्ट बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 19 की ओर। तो साथियों देखते हैं प्रश्न संख्या 19 को क्या पूछ रहा है आपसे। भावात्मक पक्ष के मापन हेतु उपयुक्त मापनी है व्यक्तित्व मापनी, अभिवृत्ति मापनी, उपलब्धि मापनी और प्रायोगिक मापनी। देखिए व्यक्तित्व के आपको भावात्मक पक्ष की मापनी करनी है, तो भावात्मक पक्ष कैसे मापा जाएगा? अभिवृत्ति के माध्यम से। अभिवृत्ति के माध्यम से ही हमें पता चलेगा कि भाई व्यक्ति की सोच क्या है, तो वो भावात्मक पक्ष का मापन होगा। तो दूसरा विकल्प आपका सही है साथियों प्रश्न नंबर 19 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 20 की ओर। तो 20वां क्वेश्चन है आपके नर्सरी तथा प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली है गीत व नाट्य प्रणाली, शब्दार्थ कथन प्रणाली, प्रश्नोत्तर या खंडान्वय प्रणाली और व्याख्या प्रणाली। तो नर्सरी तथा प्राथमिक स्तर पर देखिए कविता शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली कौन सी है?
पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा, कौन सा विकल्प सही रहेगा 20वें क्वेश्चन में? मित्रों, इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा प्रथम विकल्प। गीत व नाट्य प्रणाली को नर्सरी और प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली माना जाता है। मतलब नर्सरी स्तर पर तो गीत और प्राथमिक स्तर पर नाट्य प्रणाली। विकल्प नंबर 1 सही है 20वें क्वेश्चन में। आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 21 की ओर। तो 21वें क्वेश्चन को देखेंगे साथियों। तो चलिए देख लेते हैं प्रश्न संख्या 21 को पूरे। तो प्रश्न नंबर 21 है आपके, पाठ योजना तैयार करने के पीछे शिक्षक का उद्देश्य होता है छात्रों को व्यस्त रखना, प्रभावी शिक्षण, अनुशासन बनाए रखना, क्योंकि यह एक नियम है। देखिए, जब हम दैनिक पाठ योजना का निर्माण करते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो क्या हम छात्रों को व्यस्त रखने के लिए वो पाठ योजना बनाते हैं? नहीं। अनुशासन बनाए रखने के लिए पाठ योजना बनाते हैं? नहीं साथियों, क्योंकि यह एक नियम है। ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। बल्कि हम प्रभावी शिक्षण के लिए, कि बच्चों को वो चीज़ जो हम बता रहे हैं वो अच्छी तरह से समझ में आए, मतलब हमारा शिक्षण कैसा हो, प्रभावी हो, इसके लिए पाठ योजना तैयार की जाती है। तो दूसरा विकल्प आपका सही रहेगा प्रश्न नंबर 21 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। तो 22वां क्वेश्चन है आपके, प्राथमिक स्तर पर अधिकांश बच्चे रिक्त स्थान कविताएं पसंद करते हैं। लयपूर्ण कविताएं, छोटी कविताएं, वीर रस की कविताएं और नैतिक मूल्यों से ओतप्रोत कविताएं। तो जब प्राथमिक स्तर पर जो अधिकांश बच्चे कविताएं पसंद करेंगे, वीर रस की तो करेंगे नहीं, नैतिक मूल्यों से ओतप्रोत, कुछ मतलब नहीं आता है नैतिक मूल्यों से उन्हें, बल्कि वो लयपूर्ण जो कविताएं होती है, लयपूर्ण, जैसे मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। तो साथियों, ऐसी कविताएं क्या होती है? लयपूर्ण कविताएं होती है। तो यहाँ पर इसलिए प्रथम विकल्प आपका सही रहेगा प्रश्न नंबर 22 में। नेक्स्ट बात करेंगे प्रश्न नंबर 23 की। 23वां क्वेश्चन, बच्चों की श्रवण योग्यता का विकास करने में सर्वाधिक सहायक है भाषा प्रयोगशाला, ऑडियो टेप, शब्दों का श्रुतलेख और परस्पर बातचीत। देखिएगा, श्रवण योग्यता का विकास करना है तो इनमें से सबसे ज़्यादा सहायक पूछा है। सर्वाधिक सहायक मतलब सबसे ज़्यादा सहायक। तो साथियों, सबसे ज़्यादा सहायक माना जाता है परस्पर बातचीत को। परस्पर मतलब एक दूसरे के साथ में बातचीत, एक दूसरे के साथ में बातचीत करेंगे तो उनकी जो अभिव्यक्ति है वो बाहर निकल के आएगी, साथ में उनमें अनेक कौशल विकसित होंगे और साथ में श्रवण योग्यता के भी पूर्ण रूप से विकास उनमें हो जाएगा। इसलिए चौथा विकल्प आपका 23वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 24वां क्वेश्चन है साथियों, गद्य पाठों के शिक्षण का उद्देश्य नहीं है समृद्ध भाषा प्रयोगों के उदाहरण प्रस्तुत करना, समस्त गद्य विधाओं का पूर्ण ज्ञान देना, भाषा संरचना की समझ बढ़ाना और इनमें से सभी। तो जब बच्चों को हम गद्य पाठ पढ़ाते हैं, गद्य पाठ में कौन कौन से पाठ आते हैं? जैसे कहानी हुई, ये गद्य में आया, नाटक हुआ, ये गद्य में आ जाता है, फिर एकांकी हुई, ये गद्य में आ जाते हैं। तो साथियों, इस प्रकार निबंध है, निबंध गद्य में आ जाते हैं। तो ये इसका क्या उद्देश्य नहीं है? देखिए, भाषा संरचना की समझ इनसे बढ़ती है, समृद्ध भाषा प्रयोगों के उदाहरण प्रस्तुत करना इसका उद्देश्य है। लेकिन यहाँ पर जो दूसरा विकल्प है, समस्त गद्य विधाओं का पूर्ण ज्ञान, तो पूर्ण ज्ञान देना ये तो गलत हो जाता है। ये गद्य पाठों के शिक्षण का उद्देश्य नहीं होता है साथियों। 24 में आपके दूसरा विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 25 पे आते हैं। तो 25वां क्वेश्चन है, मौन वाचन उपयोगी है, उच्चारण शुद्धता के लिए उपयोगी है, व्याकरण ज्ञान के लिए उपयोगी है, अधिक अंकन के लिए उपयोगी है और अर्थ ग्रहण के लिए उपयोगी है। तो साथियों, उच्चारण शुद्धता, जब मौन वाचन मतलब क्या हुआ? मन ही मन बिना होठ हिलाए पढ़ना, तो उसमें उच्चारण तो हो ही नहीं रहा है। व्याकरण का ज्ञान, ये भी इसके लिए भी उपयोगी नहीं है। अधिक अंकन या अर्थ ग्रहण, तो साथियों मौन वाचन इसलिए उपयोगी माना जाता है क्योंकि हम अर्थ ग्रहण इसके माध्यम से आसानी से और जल्दी कर सकते हैं। विकल्प नंबर 4 सही है प्रश्न नंबर 25 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 26 पे आते हैं। तो 26वां क्वेश्चन है आपके, निदानात्मक परीक्षण किया जाता है
सतत परीक्षा के रूप में विद्यार्थी का स्तर ज्ञात करने हेतु सत्र के अंत में और पठन करते समय। तो साथियों यहाँ पर निदानात्मक परीक्षण किस लिए किया जाता है? देखिए, सत्र के अंत में तो योगात्मक परीक्षण करते हैं। कौन सा करते हैं? योगात्मक। पठन करते समय निदान नहीं किया जाता है, बल्कि विद्यार्थियों का स्तर ज्ञात करने के लिए कि बच्चों का जो स्तर है वो कितना है, जो बच्चों को हमने सिखाया है वो कितना नहीं सीख पाए हैं, इसलिए निदानात्मक परीक्षण किया जाता है। तो दूसरा विकल्प प्रश्न नंबर 26 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 27 पे आते हैं साथियों। 27वां क्वेश्चन है आपके, कमजोर बच्चों की पहचान हेतु किस परीक्षण के माध्यम से की जाती है? उपचारात्मक शिक्षण से, निष्पत्ति परीक्षण से, निदानात्मक शिक्षण से और उक्त सभी। तो इसमें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या आ जाता है? इम्पोर्टेंट फैक्ट ये होता है कि अगर बच्चों की कमजोरी को ज्ञात करना है, समझना बात को कि बच्चे किस क्षेत्र में कमजोर हैं, वो होता है निदानात्मक परीक्षण। लेकिन कमजोर बच्चों की ही पहचान कर रहे हो कि ये बच्चा कमजोर है, ये बच्चा कमजोर नहीं है, इसके लिए किया जाता है निष्पत्ति या उपलब्धि परीक्षण, जिसको परफॉर्मेंस टेस्ट कहा जाता है। दूसरा विकल्प 27 में सही है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 28। तो 28वां क्वेश्चन, इनमें से श्रव्य सामग्री कौन सी नहीं है? लिंगुआ फोन एवं ग्रामोफोन, लाउड स्पीकर, डायल एक्सेज, वॉकमैन एवं सेल फोन। तो साथियों श्रव्य सामग्री जो नहीं है उसका चयन करना है। लिंगुआ फोन, ग्रामोफोन दोनों ही श्रव्य सामग्रियां हैं। लाउड स्पीकर श्रव्य सामग्री है। वॉकमैन, सेल फोन दोनों श्रव्य सामग्री है। लेकिन ये जो डायल एक्सेज है ये श्रव्य सामग्री नहीं है, बल्कि इसको दृश्य सामग्री के अंतर्गत रखा जाता है। थर्ड विकल्प 28 में सही है साथियों। नेक्स्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन जो कि 29वां क्वेश्चन है, देख लेते हैं प्रश्न नंबर 29 को। दैनिक पाठ योजना का मुख्य पद किसे माना जाता है? देखिएगा विकल्पों को, प्रस्तावना को, प्रस्तुतिकरण को, उद्देश्य कथन को या प्रयोग को। तो साथियों दैनिक पाठ योजना का मुख्य पद प्रस्तावना को नहीं माना जाता है, उद्देश्य कथन को भी नहीं माना जाता है, प्रयोग को भी नहीं माना जाता है, बल्कि जो प्रस्तुतिकरण है, प्रस्तुतिकरण को दैनिक पाठ योजना का मुख्य पद माना जाता है। अब आज का अंतिम और 30वां क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा साथियों। तो 30वां और आज का अंतिम क्वेश्चन आपके आता है, रूपरेखा अनुकरण विधि है लेखन कौशल की, श्रवण कौशल की, वाचन कौशल की और पठन कौशल की। अंतिम क्वेश्चन है ये, कमेंट करके जाइए जितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं, और वीडियो कैसा लगा ये भी हमें ज़रूर बता कर जाएं। तो जो रूपरेखा अनुकरण विधि है वो लेखन कौशल की विधि होती है। प्रथम विकल्प 30वें क्वेश्चन में सही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी मित्रों को। इसके बाद शिक्षण विधियों का भी टेस्ट आ रहा है, उसको ज़रूर अटेंड करिएगा। स्पेशल क्वेश्चन लेकर आया हूँ उसमें भी आपके लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का।